नेपाल की बात बोलता हूं दोस्तों, आंकड़े बोलते हैं, आंकड़े ये बोलते हैं कि 17% बच्चे, यंगस्टर्स, नेपाल का फ्यूचर आज पोर्नोग्राफी को लेकर एडिक्टेड। नई लड़की है, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, हम ये फिल्म लेकर आ रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी से हमने ये फिल्म बनाई है, एक पर्पस के साथ हम ये फिल्म को लेकर आ रहे हैं। मिलियन व्यूज़ जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, जब मैंने इसका ऑडिशन दिया था, जब मैंने स्क्रिप्ट रीड की थी, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से भी कनेक्ट हो रही है, ये स्टोरी मेरे घर में भी कनेक्ट हो रही है और मेरे आसपास के लोगों से भी कनेक्ट हो रही है। इंडिया में 6 घंटे पर डे का पोर्नोग्राफी व्यूअरशिप हो रहा है और मेरे को कोई शर्म नहीं है, मेरे को कोई शर्म नहीं है अगर मैं पॉर्न एडिक्शन के बारे में खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस एडिक्शन के बारे में, पोर्नोग्राफी के बारे में खुल के बात करनी चाहिए। अगर आज हम शर्म करेंगे, अरे ये तो पॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आज हम इस समस्या के बारे में शर्म करेंगे तो ये समस्या पूरे समाज को खा जाएगी। चाहे वो एक 16 साल का लड़का होगा, चाहे वो 35 साल का लड़का होगा, जिसको एक टैग दिया जाता है कि तू जब तक एक वेल सेटल लड़का नहीं बनेगा तब तक तेरी शादी नहीं होगी, तब तक तू एक अच्छा इंसान नहीं कहा जाएगा। वो लड़के के बारे में सोचिए जो अपना जीवन सुबह से लेकर रात तक, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस में अपनी जीवन खत्म कर देता है। तो अंशुल, तुमने स्टारकास्ट को क्यों नहीं लिया? तुमने बड़े एक्टर को क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि बड़ा एक्टर बोलता है कि भाई मैं पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में पिक्चर करूंगा तो मेरा नाम बदनाम होगा, मेरा नाम बदनाम होगा अगर मैं पोर्नोग्राफी एडिक्शन पे पिक्चर करूंगा या दारू के एडिक्शन पे पिक्चर करूंगा या अल्कोहल के एडिक्शन पे। ये कैसा स्टारकास्ट है भैया? ये कैसा स्टारकास्ट है जो अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता? लोगों, एक एक्टर को स्टार कौन बनाता है दोस्तों? जनता बनाती है। और अगर हम हमारी जनता के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये प्रश्न अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है। हमने जो समस्या हमारी सिनेमा में उठाई है, उस सिनेमा के माध्यम से हम पूरी कंट्री तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप लाखों करोड़ों लोगों तक एक झटके में पहुंच सकते हो। इससे स्पीड कोई नहीं पहुंच सकता। प्रयास मीडिया तपाईकै लागि, तपाईकै लागि। ओके, सो फिल्म चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब सोसियल मिडियाको इन्फ्लुएन्सलाई लिएर चाहिँ अहिले पनि हामीले पनि आफै पनि धेरै टिका टिप्पणी गरिरहेका हुन्छौँ। हामी आफै पनि सोसियल मिडिया चलाइरहेका छौँ, एक हिसाबले युट्युब, फेसबुकतिर, इन्स्टाग्रामतिर हामी आफैले पनि हाम्रो फिल्महरू प्रमोट गरिरहेका छौँ, नेपाली फिल्मलाई प्रमोट गरिरहेका छौँ। तर सोसियल मिडियामा हामीले कतिौँ पटक चाहिँ यस्ता धेरै हुन्छ नि भिडियोजहरू पनि देखिरहेका हुन्छन् जुन चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि देखाउन लाज लाग्ने खालको भिडियोजहरू देखिरहेका हुन्छौँ। सोसियल मिडियाको एउटा प्रोज र कन्स पनि भनिन्छ नि होइन, मेरिज डिमेरिज हुन्छ, नेगेटिभ पक्ष हुन्छ, पोजिटिभ पक्षहरू हुन्छ। र यो फिल्मले चाहिँ मिलियन भ्युजले चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ भ्युजबाट लालायत भएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ कहाँसम्म के गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरालाई पनि एक हिसाबले अलिकति हुन्छ नि जोड दिएको छ र समाजमा चाहिँ अलिकति सायद अवेर बनाउने प्रयास पनि गरेको छ मिलियन भ्युजले। र अहिलेको टाइममा चाहिँ अहिले यङ्गर जेनेरेसन्सहरू चाहिँ अलिकति कुलतमा फसेका कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ, त्यसलाई पनि यो चलचित्रले एक हिसाबले जोड दिएको छ। र अझ यो फिल्मको विशेष हल्ला नगरिदिउँ न, र यो फिल्मको अर्को विशेष पक्ष भनेको चाहिँ महिला केन्द्रित चलचित्र, मलाई एकदम विशेष लागेको महिला केन्द्रित चलचित्र। र हिरोइन चाहिँ डेब्यु एक्ट्रेस पनि हुनुहुन्छ। सबैजनाले केटाहरू त अझ मकै परेर होला नि हिरोइनलाई देखेर। राम्रो हुनुहुन्छ हिरोइन, दामीलाई चाहिँ हिरोइनको लागि ताली बजाइदिनु, उहाँको डेब्युको लागि ताली बजाइदिनु एकलट। ओके, सो फिल्मको बारेमा विशेष उहाँहरूले पनि अहिले अझ विशेष डिटेलमा भन्नु नै हुनेछ, म पनि अहिले यसमा भन्ने नै छु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी अब टिमलाई चिनाउने र टिमलाई स्टेजमा बोलाउनेतर्फ लाग्यौँ है। सर्वप्रथम चाहिँ यो फिल्मको हामी हुन्छ नि नेपालबाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ। डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ केदार पराजुली, उहाँ चाहिँ हल सञ्चालक हुनुहुन्छ, प्रड्युसर हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण फिल्म प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युटर एन्ड एक्जिक्युटर र आरएन फिल्म्सले चाहिँ यो फिल्मलाई चाहिँ नेपालमा हुन्छ नि डिस्ट्रिब्युसनको जिम्मा लिएको छ। सर्वप्रथम त म केदार पराजुलीज्यूलाई चाहिँ स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यसै फिल्मको प्रोड्युसर हुनुहुन्छ, भारतबाटै आउनुभएको छ, अंशुल सिन्हा। प्लिज मे आई हेभ यु अन द स्टेज प्लिज। उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ स्टेजमा स्वागत गरौँ।
र मैले अघि नै भने हाम्रो यस फिल्मको एक्ट्रेस डेब्यू एक्ट्रेस हुनुहुन्छ र ट्रेलर अघि कतिजनाले भित्र बसेर हेर्नु पनि भयो होला होइन, एकदमै दामी काम गर्नुभएको छ फर्स्ट फिल्ममै। लेट्स वेलकम क्षिति जयसवाल हियर अन स्टेज प्लिज। ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। र हामीसँग फिल्मका अन्य व्यक्तिहरू पनि यति बेला हुनुहुन्छ। हामीसँग गेस्टको रूपमा डिरेक्टर हुनुहुन्छ मधु भट्टराईज्यू, उहाँलाई चाहिँ म यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि उठेर नमस्ते चाहिँ गरिदिनु होला एकचोटि हुनुहुन्छ भने तपाईँ। र त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ समाजसेवी विनयजङ बस्नेतज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विनयजङ बस्नेतज्यू प्लिज ताली बजाइदिनु होला उहाँको लागि पनि। र त्यसै गरी हामीसँग गेस्टको रूपमा चाहिँ हामीले धेरै अगाडि सोसल मिडियामा चाहिँ एकदमै धेरै देखिएको व्यक्ति सन्जु बाबा पनि यति बेला हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ त्यहीँ बस्नुहुन्छ? ओके, ए आउँदै हुनुहुन्छ? ओके। सो त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ गेस्टकै रूपमा हुनुहुन्छ पुष्कर भट्ट सर, उहाँ चाहिँ नेपाली र भोजपुरी फिल्मको कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हुन्छ नि यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र एकचोटि उठेर चाहिँ सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई एकचोटि नमस्ते चाहिँ गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर यर प्रेजेन्स सर। ओके, सो पुष्कर भट्ट सरलाई चाहिँ हामी आसन ग्रहण गर्नको लागि स्टेजमै निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ। सर प्लिज एकचोटि स्टेजमै आइदिनु होला। तपाईँका हामी केही कुराहरू सल्लाहहरू पनि लिन चाहन्छौँ, त्यस कारणले गर्दा स्टेजमै आइदिनु होला। र त्यसै गरी हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ निर्माता तथा निर्देशक निमेश अधिकारीज्यू, उहाँलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसका मिडिया कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ सुरज पराजुली एन्ड टिम। र त्यसै गरी तपाईँहरूको सबैको एकदमै प्यारो व्यक्ति अनिल गुरुङजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। ओके, सो हामीसँग चाहिँ अतिथिको रूपमा चाहिँ बिनु शर्मा सपनाज्यू मनबिनाको धनको प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि उठेर चाहिँ सबैजनालाई एकचोटि हाई चाहिँ गरिदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू फर यर प्रेजेन्स। र मैले अघि नै पनि भने विशेष गरी चाहिँ हामी आफैले पनि भारतीय चलचित्रहरू चाहिँ एकदमै हेरिरहने व्यक्तिहरूमा पर्छौँ हामी आफै होइन। धेरै कुराहरूबाट हामी इन्सपायर्ड भइरहेका हुन्छौँ र नेपाली फिल्मले पनि एक हिसाबले चाहिँ इन्सपायर्ड भएर चाहिँ फिल्महरू पनि बनाइरहेको परिप्रेक्ष्य पनि छ। र सोसल मिडियालाई लिएर या फिर सोसल मिडियाको हुन्छ नि डिसएडभान्टेजलाई लिएर चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले डिसएडभान्टेजलाई लिएर चाहिँ भारतीय चलचित्र क्षेत्र चाहिँ धेरै चलचित्रहरू बनाएको उदाहरण छ। र त्यसमा चाहिँ महिला केन्द्रित चलचित्र बनेको छ र यही चाहिँ डिसेम्बर 19बाट चाहिँ यो चलचित्र मिलियन भ्युज नेपालभरि रिलिजमा आउँदैछ। हामी सबजनाले हेरेर साथ दिन्छौँ होला पक्कै पनि होइन। ट्रेलर हेर्नुभयो अघि तपाईँहरूले? छैन होइन? एकचोटि ट्रेलर हेर्ने? एकचोटि लाइट्स अफ गरिदिएर एकचोटि सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू र गेस्टहरूको लागि एकचोटि ट्रेलर बजाइदिनु। हामी सबजना ट्रेलर हेर्छौँ है त। विल वाच द ट्रेलर। ओके, विल वाच द ट्रेलर। ओके, लाइट्स बंद कर दें, ट्रेलर बजाई दिन ना है। हमारी वेबसाइट जो है 11 स्टूडेंट्स के दिमाग में घुस चुका है और उनके ब्रेन को पूरी तरह हाईजैक कर चुका है। हमें अब ऐसे लड़कियां चाहिए जो इन लेवल 7 एडिक्ट्स के उंगलियों पर नाचे और जो बोले ये वो करे। किडनैप कर, ना सुने तो जान से मार, लेकिन मेरी वेबसाइट की व्यूअरशिप गिरनी नहीं चाहिए। 90 मिनट है तेरे पास, अगले 2 मिनट में लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होने वाला है। तेरा टारगेट है 1 मिलियन व्यूज। वो मेरी बेटी है, आखिरी सांस तक लड़ेगी। जय श्रेया कुमार। सॉरी, अब ये कहीं रे। तुम्हें व्यूज से मतलब है ना? हाँ। मैं दूंगी तुम्हें। अब आएगा मजा। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी ताकत है जिसने आज पूरे समाज को नपुंसक बना दिया।
शी इज अ चीटर, वो भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में। एक वेल सेटल लड़का वो होता है जो अपने ड्रीम्स को छोड़ के घर से ऑफिस और ऑफिस से घर में अपनी जवानी खत्म कर देता है। दिन रात लोगों के यहाँ काम करती थी, उनके कपड़े धोती थी, बर्तन मांजती थी। एक दिन बीमार हो गई। जब सपने तोड़ने वाले सपने देखने वालों से ज्यादा हो जाते हैं ना, तो वो सपने कभी पूरे नहीं होते। ऑफिस में ना हमारे डेजिग्नेशंस बहुत पहले से डिसाइडेड होते हैं। उन्हें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। सवाल किया ना शिवानी तो आतंकवादी, नक्सलवाद, रिबेलियन कहकर मरवा दिया जाऊंगा। मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और प्रेग्नेंट हो गई और उस लड़के ने मुझे अपनाने से मना कर दिया। मेरी बीबी और बेटी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बच्चों को सिर्फ मेरे पैसे और मेरे प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। उनकी ना बहुत याद आती है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। अब धीरे धीरे इस एडिक्शन से अपने आप को खत्म कर दूंगा। वधान का नाम नुकसान और फायदे से कई ज्यादा बड़ा है। चुपचाप वो जो बोल रहे वो करते जाओ। एक एक करके सारे आ जाओ। आज इस समस्या को जड़ से उखाड़ दूंगी। इसके कपड़े उतरवाने पड़ेंगे। जय को बोले कुछ कर। तुम्हें व्यूज से मतलब था और वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मुझे तेरे कपड़े उतरवाने से मतलब है। उतार कपड़े। कपड़े उतार। मेरी माँ को अगर कुछ भी हुआ ना तो तुम सबको जला डालूंगी। तुम लोग ये नहीं जानते कि शिवानी कौन है। चौथा खून शिवानी का करूंगा, माँ कसम। अगर उधर गोली नहीं चली तो फिर इधर गोली चलेगी। मार गोली। हाँ, मेरी माँ एक बासारू औरत है और मुझे गर्व है अपनी माँ पर। तुझसे बहुत उम्मीदें हैं शिवानी। कस्तो लाग्यो ट्रेलर? यति हल्लाले त पुग्दैन नि त, बबालको लागि त अझै ठुलो हल्ला हुनुपर्छ नि त। कस्तो लाग्यो ट्रेलर? मजा आयो? मजा आयो हेर्दाखेरि? फिल्म हेर्न हल जाने हो नि त होइन, अब 19 तारिक होइन त। अब हामी चलचित्रको विषयमा थप जानकारी थप व्यक्तिहरूबाट लिनेछौँ। उहाँलाई आफ्नो चलचित्रको बारेमा केही जानकारी दिनको लागि चाहिँ म यस फिल्मका प्रोड्युसर अंशुल सिन्हालाई चाहिँ माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सबसे पहले नेपाल की पूरी कंट्री का आभार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने हमें इतना बड़ा मौका दिया कि मिलियन व्यूज़ को हम इस कंट्री में लॉन्च कर सके और इस सिनेमा के माध्यम से हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद यहाँ के नेपाल के हीरा यानी कि डायमंड मैं कहना चाहूँगा, वो बोलते हैं ना कि जोहरे की जो परख होती है वो एक हीरे की जो परख होती है वो एक जौहरी को होती है। वो जौहरी आपकी कंट्री में केदार जी है जिन्होंने हमें ये मौका दिया। श्री कृष्णा फिल्म्स और आरआर फिल्म्स और पुष्कर जी, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमें ये मौका दिया कि इस सिनेमा को हम आपकी कंट्री में रिलीज़ कर सके। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरे इंडिया के बिहाफ में। और मेरी जो 450 लोगों की क्रू है सर, उन सारे लोगों के बिहाफ में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि मिलियन व्यूज़ हम इस कंट्री में रिलीज़ कर सकें। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 19 दिसंबर 2025 को मिलियन व्यूज़ पूरी कंट्री में लॉन्च होने वाली है। और मैं सभी मेरे मीडिया के मित्र, चाहे वो प्रिंट मीडिया के होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के होंगे या फिर डिजिटल मीडिया के होंगे, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल कर आए और आपने ये मौका दिया कि हम इस ट्रेलर के माध्यम से हमारी कहानी और जो हमारी जो रिलीज़ डेट है 19 दिसंबर वो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सके। और रिमेश अधिकारी जी है और भी कोई जो गेस्ट हैं जो आज अपना समय निकाल कर इस सेशन में आए हैं, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। सर, आप पीछे बैठे हुए हैं, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप भी अपना समय निकाल कर आज यहाँ पर आए। तो दोस्तों, अब मैं कहना चाहूँगा मिलियन व्यूज़ कहानी के बारे में। सबसे बड़ा प्रश्न कि हमने ये सिनेमा क्यों बनाई, सिनेमा क्यों बनाई, वो चीज़ के बारे में आप सभी से कहना चाहूँगा। दोस्तों, इस सिनेमा को बनाने के लिए हमने पूरी 1 साल की स्टडी की। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ऐसा क्या कर दिया भाई तुमने, 1 साल खाली पढ़ाई लिखाई की। हमने कैमरा को नहीं छुआ दोस्तों, हमने ना कैमरा को छुआ, हमने सिर्फ बुक ली और पढ़ाई की। और हमारे पास जो आंकड़े आए दोस्तों
मैं आपको नेपाल का भी कहना चाहूँगा आंकड़ा और भारत का भी कहना चाहूँगा दोस्तों। मैं जिस राज्य से आता हूँ दोस्तों, तेलंगाना राज्य से, वहाँ पे हमारा जो स्टेट है वहाँ पर अल्कोहल यानी कि दारू वो भारी मात्रा में चलती है। पूरे स्टेट का जो रेवेन्यू है वो दारू से आता है। तमिलनाडु जो स्टेट है उसका जो रेवेन्यू है वो दारू से आता है। पंजाब जो स्टेट है उसका जो रेवेन्यू है वो दारू से आता है। महाराष्ट्र जो स्टेट है उसका जो रेवेन्यू है वो दारू से आता है। तो मैं आज पूरे समाज से ये सवाल करना चाहता हूँ इस सिनेमा के माध्यम से कि हम ऐसी कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि एक स्टेट को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए हमें दारू पर डिपेंड होना पड़ रहा है। ये हो गई दारू की बात। सिगरेट की बात बहुत सारी, आज नेपाल में भी अगर आप देख ले, आज खिड़की के बाहर देखिए या फिर आप रास्ते पर चलिए, आप देखोगे 14 साल का लड़का, 15 साल का लड़का आज सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है। क्यों भाई, क्यों? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि हमें एक पूरा देश चलाने के लिए दारू और सिगरेट जैसी चीजों की रेवेन्यू पे डिपेंड होना पड़ रहा है? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है। और मैं इस माध्यम से कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं या फिर मैं समाज को ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि हमें गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एज एन एजुकेटेड पर्सन, एज अ फिल्म मेकर, अगर ये समस्या हमारे सामने आती है तो हमें इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। वो चीज हम इस सिनेमा के माध्यम से कर रहे हैं। अब मैं आपको नेपाल की बात बोलता हूं दोस्तों। आंकड़े बोलते हैं, आंकड़े ये बोलते हैं कि 17% बच्चे, यंगस्टर्स, नेपाल का फ्यूचर आज पोर्नोग्राफी को लेकर एडिक्टेड है। नेपाल में 4 से 5 घंटे पर डे का पोर्नोग्राफी व्यूअरशिप हो रहा है। इंडिया में 6 घंटे पर डे का पोर्नोग्राफी व्यूअरशिप हो रहा है। और मेरे को कोई शर्म नहीं है, मेरे को कोई शर्म नहीं है अगर मैं पॉर्न एडिक्शन के बारे में खुल के बात कर रहा हूं, क्योंकि इस एडिक्शन के बारे में, पोर्नोग्राफी के बारे में खुल के बात करनी चाहिए। अगर आज हम शर्म करेंगे, अरे ये तो पॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आज हम इस समस्या के बारे में शर्म करेंगे तो ये समस्या पूरे समाज को खा जाएगी, बर्बाद कर देगी। और उस समस्या का समाधान हम इस सिनेमा के माध्यम से आज पूरी कंट्री में लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमने जो समस्या हमारी सिनेमा में उठाई है, उस सिनेमा के माध्यम से हम पूरी कंट्री तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप लाखों करोड़ों लोगों तक एक झटके में पहुंच सकते हो। इससे स्पीड कोई नहीं पहुंच सकता। एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा आज इस सेशन के माध्यम से आप सभी के सामने रखना चाहूंगा दोस्तों। नेपाल में 2024 में 7,500 लोगों ने आत्महत्या की। 7,500 लोगों ने नेपाल ने आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, लोनलीनेस की वजह से। 7,500 नंबर ये छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो उनको बचाने की जिम्मेदारी, उनको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आप सबकी है। जितने भी लोग यहाँ पर आए, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये प्रश्न हमने अपने आप से क्यों नहीं पूछा? हमने अपने आप से क्यों नहीं पूछा कि भाई जब कोई डिप्रेशन से बैटल लड़ रहा था, कोई एंजाइटी से बैटल लड़ रहा था, तो हम लोग कहाँ थे? आज मैं विनय जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। विनय जी आज हमारे साथ है, जो इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, जो 33 संस्था चलाते हैं यहाँ पे, जिन्होंने इतना बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला। विनय जी आप एक बार खड़े होंगे। मैं विनय जी, इन जैसे लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई समाज में अगर कोई आत्महत्या करने की सोच रहा है तो ऐसे लोग उनके साथ खड़े हुए। तो इस सिनेमा के माध्यम से हम विनय जी जैसे लोगों का सपोर्ट करना चाहते हैं। और उनको क्या फर्क पड़ी है, उनको क्या फर्क पड़ी है, वो कितनी सारी अंतिम शवों का अंतिम संस्कार करते हैं, उनको क्या पड़ा है, उनको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है ये सब करके। लेकिन वो हिम्मत दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं। और अगर कोई लाश लावारिस है तो उसको बोलते कि नहीं, मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगा। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप सबके सामने अगर आज 2 मिनट डेड बॉडी पड़ेगी ना, मैं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम लोग, सब भाग जाएंगे। लेकिन ये इंसान है, ये व्यक्ति है जो वो हिम्मत दिखाता है, जो वो डेयरिंग दिखाता है कि नेपाल में कोई भी लावारिस नहीं मरेगा। एक बार दिल से जोर से तालियां मारी है व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो सम्मान वो डिजर्व करता है। और मैं बोल रहा हूं,
ये जो तालियां आपने दी है ना, ये इन्हें हिम्मत देगी, ये कोई पैसा नहीं देने वाली, ये इन्हें हिम्मत देगी कि मैं आगे और काम करूं। क्यों? क्योंकि मेरी मेहनत को देखने वाला समाज में कोई है, सुनने वाला कोई है। अब मैं मिलियन व्यू की बात करूंगा दोस्तों। मिलियन व्यू में जब एक आदमी डिसीजन लेता है कि मैं एक आत्महत्या कर लूं, आपके साथ भी होता होगा, आप सिगरेट पीते हो, अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालते हो, अब जब एक लोनलीनेस फील करते हो, आपको लगता है कि यार मैं मेरे जीवन से बहुत बड़ी समस्या लड़ रहा हूं, मैं मेरा दर्द मैं किसी को बोलूं, मैं किसको जाकर बोलूं? चाहे वो एक 16 साल का लड़का होगा, चाहे वो 35 साल का लड़का होगा, जिसको एक टैग दिया जाता है कि तू जब तक एक वेल सेटल लड़का नहीं बनेगा तब तक तेरी शादी नहीं होगी, तब तक तू एक अच्छा इंसान नहीं कहा जाएगा। वो लड़के के बारे में सोचिए जो अपना जीवन सुबह से लेकर रात तक, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस में अपनी जीवन खत्म कर देता है। आज दोस्तों कितने रेप बढ़ रहे, कितने रेप बढ़ रहे हैं, चाहे वो नेपाल होगा, चाहे वो इंडिया होगा। इंडिया में रेप की ब्रूटैलिटी देखिए कितनी बढ़ते जा रही। दिल्ली रेप के बारे में आपने सुना, कलकत्ता के रेप के बारे में सुना, इतनी ब्रूटैलिटी बढ़ती जा रही है। ये रेपिस्ट को जन्म दे रहा कौन है? कौन इस रेपिस्ट को जन्म दे रहा है? और कितने रेपिस्ट को आप फांसी में चढ़ाओगे, कितने रेपिस्ट को आप गोली मारोगे? इन रेपिस्ट को जब अगर समाज जन्म दे रहा है तो उसको रोकने का धर्म भी, अधिकार भी समाज का ही है, हम लोगों का ही है। और वो बात हम इस मिलियन व्यू में खुल के बात कर रहे हैं। ऐसी 18 अलग अलग कहानियां हमने बताई है दोस्तों, जिसकी वजह से हम पूरे समाज को इस सिनेमा के माध्यम से बचा सकते हैं दोस्तों। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा दोस्तों कि ये सिनेमा हमने क्यों बनाई। ये सिनेमा हमने इसलिए बनाई क्योंकि लोग अकेलेपन में, लोनलीनेस में, डिप्रेशन में, जब एंजाइटी में आते हैं, जब उनको लगता है कि भाई हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, जब हम एक दर्द से गुजर रहे हैं, जब हम एक पेन से गुजर रहे हैं, जब उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता है, वो दर्द को उतारने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए, अपना एंगर उतारने के लिए वो लोग सिगरेट, दारू, पोर्नोग्राफी करते हैं। और पोर्नोग्राफी, पॉर्न चलाने के लिए कितनी वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही है। बांग्लादेश से लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है, कलकत्ता से किडनैप किया जा रहा है, नेपाल से। आप न्यूज देखिए, आपने रिसेंट न्यूज देखा होगा, कितनी सारी लड़कियों को बचाया गया नेपाल में, उनको किडनैप करके पोर्नोग्राफी की जा रही है। चाहे वो भारत होगा, नेपाल होगा या दुनिया का कौन सा बड़ा भी हिस्सा होगा, अगर हम पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली वुमेन ट्रैफिकिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं। और इस सिनेमा के माध्यम से हम वुमेन ट्रैफिकिंग को भी रोकना चाहते हैं। और अगर ये फिल्म लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है दोस्तों, मैं दावा करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने 2 साल लगाए दोस्तों, 2 साल लगाए इस सिनेमा को माध्यम से। और जब जितने भी, चाहे वो मेरा म्यूजिक डायरेक्टर होगा, चाहे मेरे वो एक्टर होंगे, चाहे वो लीड हीरोइन होगी, जितने भी 450 लोग हैं, सारे लोगों ने ईमानदारी से काम किया। क्यों? क्योंकि हमें हमारे मकसद की क्लैरिटी थी, हमारे विजन की क्लैरिटी थी। हमारे इस सिनेमा की विजन ये है कि लाखों करोड़ों लोग जो डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ रहे हैं, उनको उस तरफ जाने से रोकना। अगर हम उनको रोकेंगे तो वुमेन ट्रैफिकिंग रुकेगी, तो दारू का सेवन रुकेगा, सिगरेट का सेवन रुकेगा, पोर्नोग्राफी रुकेगी, प्रोस्टिट्यूशन रुकेगा। आप सोचिए दोस्तों, आप एक प्रोस्टिट्यूट के नजरिए से सोचिए दोस्तों। मैंने देखा, आप लोगों को पता नहीं होगा, ये नहीं होगा, थामेल में गलियों में जाता हूं दोस्तों, 3000 में लड़कियां मिलती है, 3000 रुपए में लड़की मिलती है। किस डायरेक्शन में हमारा समाज जा रहा है आप सोचिए। जब लड़की डिसीजन लेती है कि मैं 3000 में अपना शरीर बेचूंगी, नहीं दोस्तों, वो शरीर नहीं बेच रही है अपना, वो अपना आत्मा बेच रही है, वो अपनी आत्मा बेच रही है। और जो व्यक्ति उस महिला के पास जाता है वो भी गलत नहीं है, गलत वो नहीं है। जो व्यक्ति जो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है वो गलत नहीं है, वो इसलिए जाता है क्योंकि उसको कोई सुनने वाला नहीं होता। उसको जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो उसको लगता है कि भाई मैं तो इतना फ्रस्ट्रेशन से जा रहा हूँ, मैं तो इतना पेन पॉइंट से जा रहा हूँ, मेरे को कोई सुनने वाला नहीं है, मेरे को कोई समझने वाला नहीं है। शायद एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाऊंगा, उसको 5000 रुपए दूंगा तो वो मेरा दर्द सुनेगी, वो मेरा पेन सुनेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, लोग प्रोस्टिट्यूट के पास सेक्स के लिए जाते हैं? ये सवाल आपको, ये समाज को पूछना पड़ेगा, ये समाज को पूछना पड़ेगा कि लोग प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहे हैं। आज हम किस समाज में पहुंच गए दोस्तों? 2000-3000 में एक औरत को अपना ईमान बेचना पड़ रहा है। उन लोगों के साथ हमारी सिनेमा खड़ी होती है।
उन लोगों के साथ हमारी सिनेमा खड़ी होती है। और जो आदमी ये डिसीजन लेता है कि 3,000 रुपए में मैं एक औरत की आत्मा के साथ खेलूंगा, उन लोगों को हमारी सिनेमा रोकेगी सर। इतनी पावरफुल है सर सिनेमा। और ये बात मैं नहीं बोलूंगा सर, 19 दिसंबर 2025 को वो बात मेरी सिनेमा बोलेगी सर, पूरे नेपाल कंट्री में बोलेगी। और मैं ये दावा देता हूं सर, पूरी मीडिया के सामने, नेपाल की मीडिया के सामने पूरी दावा देता हूं कि बॉक्स ऑफिस नंबर डिसाइड नहीं करेगा कि हमारी पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी, कितना पैसा हमारी पिक्चर ने कमाया वो डिसाइड नहीं करेगा। कितनी लाइफ हमने बताई वो चीज डिसाइड करेगी हमारी सिनेमा। और सिनेमा निकलने के बाद में आप थिएटर में जब लोग बाहर निकलेंगे उनके इंटरव्यूज लेना और पूछना कि इसके जो डायरेक्टर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया लॉन्च के दिन की, क्या वो सही है? ये सिनेमा ने आपके दिल को छुआ? तो आप खुद सुनना सर, ये दावा मैं देता हूं सर। क्योंकि मैंने इस सिनेमा को पूरी ईमानदारी से बनाया और पूरे दिल से बनाया। इसलिए क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि लाखों करोड़ों की लाइफ पूरी दुनिया में इस सिनेमा के माध्यम से बने। ये हमारा विजन है दोस्तों, ये हमारा पर्पस है। मैं नेपाल में इसलिए नहीं आया कि भाई मैं 7 करोड़ 8 करोड़ कमा लूंगा, जाके मैं स्टेटस डालूंगा भाई हमारी पिक्चर ने इतना कमाया। नहीं दोस्तों, नहीं, वो छोटी सोच मेरी नहीं है दोस्तों। मेरी ये सोच है कि ये फिल्म पूरे नेपाल कंट्री को एडिक्शन में घुसने से बचाएगी। ये मेरी सोच है दोस्तों। इसीलिए मैं आज आप सभी के सामने आया हूं और मैं केदार जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इनकी वजह से हमें यह मौका मिला कि ये इतनी बड़ी सिनेमा हम आप सभी के सामने रख सके। और ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, हमारे गेस्ट है वो भी बात करेंगे। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज रखा गया है कि भाई ट्रेलर को व्यूज नहीं आएंगे तो थिएटर वाले सिनेमा नहीं लेंगे। मेरा प्रश्न थिएटर से है, जितने भी नेपाल के थिएटर है उन सारे थिएटर से मेरा प्रश्न है कि आप अपनी कंट्री के बारे में सोचते हो, आप अपनी लोगों के बारे में सोचते हो कि ऐसी सिनेमा, और अगर आप ये पॉइंट बोल रहे हो कि भाई नया एक्टर लिया है हमने इसलिए हम तुम्हारी सिनेमा नहीं लोगे, ये तो कितनी छोटी सोच हो गई। दोस्तों। क्या नया एक्टर इंसान नहीं है? क्या ये लड़की इंसान नहीं है? आप बोलिए दोस्तों, आप मीडिया सामने खड़ी हुई है, क्या ये लड़की इंसान नहीं है? लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई अंशुल सिन्हा तुमने स्टार कास्ट नहीं लिया। डिसाइड कर लिया दोस्तों, आज ये नेपाल में ये इतिहास लिखना चाहिए कि हम नए लोगों के साथ खड़े हैं या नहीं, हम महिला का रिस्पेक्ट करते या नहीं करते। मैंने ये रिस्क लिया दोस्तों, मैंने नई लड़की को मौका दिया। क्योंकि मेरे को मालूम है कि इसमें वो दमता है। इसने 7 साल का थिएटर किया है दोस्तों, 7 साल का थिएटर किया और अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से की है। ये अभी बात करेगी और बोलेगी आपको कि इसने ये सिनेमा क्यों। तो ये मैंने रिस्क लिया। और क्योंकि मेरे को पता है मैं आपको आज सच बोलता हूं दोस्तों। आप बोलते हो मेरे पे सवाल उठाया गया, इंडिया में भी ये सवाल उठाया गया, नेपाल में भी ये सवाल उठाया गया कि भाई अंशुल तुमने स्टारकास्ट को क्यों नहीं लिया, तुमने बड़े एक्टर को क्यों नहीं लिया। क्योंकि बड़ा एक्टर बोलता है कि भाई मैं पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में पिक्चर करूंगा तो मेरा नाम बदनाम होगा, अगर मैं पोर्नोग्राफी एडिक्शन पे पिक्चर करूंगा या दारू के एडिक्शन पे पिक्चर करूंगा या अल्कोहल के एडिक्शन पे। ये कैसा स्टारकास्ट है भैया? ये कैसा स्टारकास्ट है जो अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता? एक एक्टर को स्टार कौन बनाता है दोस्तों? जनता बनाती है। और अगर हम हमारी जनता के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये प्रश्न अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है। और मैं एज अ डायरेक्टर राइटर ऑफ दिस सिनेमा मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे को पता है कि वो पावर क्या है। मेरी सिनेमा, इस सिनेमा में पावर है कि वो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में वो इम्पैक्ट वो ला सकती है। और मां कसम में वो चैलेंज दे रहा हूं, आज पूरी जितने भी मीडिया आई है ना सर, सबके सामने चैलेंज दे रहा हूं। मेरी सिनेमा में वो पोटेंशियल है कि वो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ बचा सकती है। जितने भी रेपिस्ट इस समाज में जन्म हो रहे हैं उनको रोकने से बचा सकती है। जितने भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनको भी बचाना चाहिए। आप बोलिए दोस्तों, जितनी भी मीडिया आप मेरे को सुन रहे हो दोस्तों अभी 10 मिनट से, आप लोग बताइए कि हमको थिएटर मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? हम ईमान से कर रहे हैं। हमने कोई रोमांटिक फिल्म नहीं बनाई है दोस्तों, झाड़ के पीछे हीरोइन जाके कुछ कर रहे हैं। हमने समाज को पढ़ा, हमने रिसर्च की, स्टडी की, इसलिए ये सिनेमा बनाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद केदार जी आपका
पुष्कर जी आपका, विनय जी आपका, आप आए। सूरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, 2 दिन से वो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। और सारी मीडिया, नेपाल की सारी मीडिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा हमें मौका दिया कि इस सिनेमा को हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। और नेपाल की सारी जनता से दिल से कहना चाहूँगा कि ये फिल्म हमने ईमानदारी से बनाई है। हम कोई नहीं चाहते, अगर मेरी पिक्चर एक जन भी देखने आएगा ना, मेरे को मालूम है कि वो उसकी लाइफ में इम्पैक्ट लेगी। जय माता दी। थ्याङ्क यू सो मच सर। फिल्मको बारेमा धेरै जानकारी तपाईँले उहाँबाट, प्रोड्युसरबाट पनि पाइसक्नु भएको छ होला। सायद यो स्टारको विषयलाई लिएर चाहिँ नेपाल भारत दुवैमा चाहिँ एकै किसिमका कुराहरू हुने रहेछन् भन्ने कुरा पनि उजागर भयो जस्तो लाग्यो है। पक्कै पनि एउटा राम्रो कलाकारले राम्रो स्थान पाउनुपर्छ भनेर सबैलाई लाग्छ पनि होला। र उहाँहरूले चाहिँ नेपाललाई फिल्म प्रमोट गर्नको लागि चुज गर्नुभयो। त्यसको लागि हामी आफै चाहिँ एकदमै हुन्छ नि कृतज्ञ हुन जरुरी पनि छ। नेपालमा आएर नेपाली इस्युहरूलाई पनि चलचित्रमा अझ विशेष गरी चाहिँ सायद वर्ल्ड वाइड नै यो इस्युहरू चलिरहेको हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। सोसियल मिडियालाई लिएर, एडिक्सनलाई लिएर, ड्रग्सलाई लिएर, प्रोस्टिट्युसनलाई लिएर यी कुराहरू चाहिँ हामी आफैले पनि एज अ जर्नलिस्ट पनि उठाउन जरुरी छ। अझ चलचित्र त त्यो उठाउने जरिया एकदमै राम्रो जरिया पनि बनेको छ। फिल्मलाई एन्टरटेनमेन्टको हिसाबले भन्दा पनि सन्देशको हिसाबले पनि लिन जरुरी छ। र मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, गेस्ट आउनु भएको छ, हल्ला नगरिदिनु होला आज भनेर। हामी आफै अघि नै पनि उहाँ बोलिरहनु भएको थियो, हल्ला गरिरहनु भएको थियो होइन। आज हामीले अलिकति रिस्पेक्टफुल भएर चाहिँ उहाँहरूलाई रिस्पेक्ट पनि दिउँ, अलिकति हल्ला कम गरिदिउँ होइन। कहाँ भर्खरै भन्दैछु उताबाट हल्ला आइरहेछ है, प्लिज साथीभाइहरू आज अलिकति कम हल्ला गरिदिउँ। र प्रोड्युसरसँग अब चाहिँ हामी अघि नै पनि हामीले हुन्छ नि प्रोड्युसरले एकदमै तारिफ गर्नुभएको व्यक्ति, हामी अब विनयजन बस्नेतज्यूको चाहिँ केही कुराकानीहरू सुन्छौँ। किनभने हामीले थाहा नै पाएको कुरा हो, उहाँ आफै पनि केही समय अगाडि हुन्छ नि, धेरै समय अगाडि भनौँ न, कुलतमा आफै पनि पढ्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। आफूले आफूलाई त्यसबाट कसरी निकाल्नु भयो, त्यो समय कस्तो थियो, त्यस विषयमा अझ उजागर गरिदिनु हुनको लागि प्लिज विनयजन सर एकचोटि आएर स्टेजमा आएर आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु होला। सबैलाई नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो विदेशबाट आउनुभएका हाम्रो फिल्म मेकर्सहरू अनि एक्ट्रेसहरू आउनु भएको छ होइन। र मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो, आँखाबाट आँसु पनि आयो र अलिकति आक्रोश पनि भयो, अलिकति रिस पनि उठ्यो, अनि मन शान्त पनि भयो, अनि अलिकति आशा पनि जगायो, अलिकति आशा आयो। किनकि म पूर्व दुर्व्यसनी जाँडरक्सीको कारणले गर्दाखेरि एउटा बेबारिसे जीवन बिताउन बाध्य भएको व्यक्ति म। मैले अघि नै उहाँले, हाम्रो अन्सुल भाइले बोल्दै गर्दाखेरि उहाँले आइसोलेसनको कुरा गर्नुभयो। मान्छे आइसोलेटेड बस्छ भित्र घरमा एक्लै, अनि त्यसपछि एउटा हुन्छ नि डिप्रेसन। म आफै पनि 3 वर्ष डिप्रेसन भएर भित्रै भएको व्यक्ति। यो कुरो सुरज बराजुलले राम्रोसँग थाहा छ। फेरि सुरज सरले मेरो 20-22 वर्ष अगाडिदेखिको एउटा मित्रता पनि होइन, यहाँ अझ धेरैलाई पनि थाहा हो। त्यो बेलामा अन्सुल भाइले फिल्म बनाइदिए भएदेखि म डिप्रेसनमा पर्ने थिएन होला, म रक्सीबाज बन्न थिएन होला, म रक्सी खाएर अथवा एउटा जाँडरक्सीको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि बेसारा बेबारिसे बन्दै थिएन होला भने जस्तो मलाई यो फिल्म मैले अस्ति पनि अलिकति हेर्ने मौका पाएँ। असाध्यै खुसी लाग्यो। तब पनि एउटा दुर्व्यसनीको लागि, एउटा जाँडरक्सी प्रयोगकर्ताको लागि मान्छे समाजमा किन यो हुन्छ नि यो हत्याहरू अथवा यो अपराधिक क्रियाकलापहरू धेरै हुन्छ, यो पनि दुर्व्यसनको कारणले सबभन्दा तड्कालो समस्या त्यो हो। बेबारिसे लासहरू हामी भन्छौँ, बेबारिसे लास, सडक मान्छेहरू, चोरी डकैती हत्या आतङ्क, यी सबै चिजहरू त्यही दुर्व्यसनकै कारणले हुन्छ र यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। अघि अन्सुल भाइले भन्नुभयो यो फिल्म प्रत्येक हलमा नेपाल अधिराज्यभरि लाग्नु जरुरी छ, चल्नु जरुरी छ र यो प्रत्येक व्यक्तिले हेर्नु जरुरी छ। मैले अस्ति पनि भने यो हेरिसकेपछि हाम्रो अनिल सर, हामी सुरज सर, हामी सबैजनाले अलिकति हेर्ने मौका पायौँ। त्यही भएर दुर्व्यसन असाध्यै विकराल समस्या हो। म आफै पनि त्यसबाट एकदम एउटा सहाराविहीन भएको मान्छे र त्यो बेलामा मैले भने नि, म आफै पनि घरभित्रको भित्रै त्यत्रो वर्ष होइन, अनि सबैबाट अपहेलित, सबैबाट अपमानित, सबैबाट एउटा हुन्छ नि एउटा अपेक्षा गरेको हुन्छ नि, एउटा पर फालिएको जस्तो भइसक्यो हो। अझ मभन्दा नि राम्रो मेरो एउटा भाइ, मैले भाइ भन्छु उसलाई होइन, सन्जु बाबा, मैले आफैले उसलाई धेरै एउटा हेल्प पनि गरेँ। यो हामी सम्पूर्ण रिहेबिलिटेसन सेन्टरका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो फिल्म एकपल्ट हेरौँ। मैले त 54वटा जिल्लामा मेरो बेबारिसे जुन एउटा शाखा छ सबैतिर
14वटा जिल्लामा रिहेबिलिटेसन सेन्टर छ। त्यो सबैलाई चाहिँ नि हामीले अब हेर्नुपर्छ, यो प्रत्येक जिल्लामा आइएपछि भनेर भनेको छु। र राज्य सरकारलाई चाहिँ नि अब यही हो होइन, अब यो दुर्व्यसनको कारणले एउटा हुन्छ नि, हेर्नु त नेपाल मतलब अहिलेका नयाँ प्रधानमन्त्री लगायत सञ्चार मन्त्री, किनकि सञ्चार क्षेत्रमा पर्छ क्या अरे होइन, म जगदीश खरेललाई पनि भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण फिल्म मेकर्सहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँले बनाउनु पर्ने कुरा थियो। जहिले पनि नेपाली फिल्ममा लुट फिल्मबाट अलिकति ट्रेन्ड चेन्ज भयो, नभएदेखि एउटा हिरो नै गाउँबाट आउने, गाउँबाट आएपछि लभ गर्ने, अनि के अरे हिरो उतातिरको हिरोइन यतातिरको, अनि त्यसपछि मैंने प्यार किया आशिकी लभ होइन, अनि त्यसपछि हानाहान मारामार यताउति गुन्डा सुन्न आउने, अनि फेरि गुन्डा को भन्दाखेरि प्रायःदेखि राजन खड्किने हो फेरि होइन, ए टेउरीमा भनिदिने नयाँ गर्ने फिल्म, त्यही मात्रै फेरि फिल्म हुन्थ्यो। त्यही फिल्म हामी हेर्न बाध्य हुन्थ्यौँ, त्यही फिल्म हेर्थ्यौँ, गीत राम्रो हुन्थ्यो, त्यही गीतमा दसैँ तिहारमा नाच्थ्यौँ, त्यही गीतमा टिकटकहरू बनाउन थालेका थियौँ। अब यो फिल्म हेर्नु त एकपल्ट राज्यले बनाउनु पर्ने होइन, यो राज्यका कस्ता फिल्म मेकर्सहरूले बनाउनु पर्ने होइन। आज इन्डियादेखि आउनु भएको छ, नेपालमा दुर्व्यसन मुक्त नेपाल बनोस्, कोही पनि नेपालीहरू, कोही पनि नेपालका चाहिँ नि वासीहरू, कोही पनि नेपालीहरू लागु औषध दुर्व्यसनमा फसेर आफ्नो जीवन बिगारेर आफ्नो एउटा परिवारलाई, आफ्नो जिन्दगीलाई तहस नहस बनाउन नपरोस्। यो त खाने मान्छेले पनि हेर्नु पर्यो, मैले प्रयोग गरिरहेको छु गाण्डक्सी लागु औषध प्रयोग गरिरहेको छु भनेदेखि त्यो व्यक्तिले पनि हेर्नु पर्यो र त्यो व्यक्तिका परिवारले त झन् धेरै हेर्नु पर्यो। अनि नखाने व्यक्ति, मलाई त के पनि, म त कृष्ण प्रणामी मान्छे, म त मेरो घरमा को पनि खाँदैन, केही पनि छैन, म त यो फिल्म किन हेर्नु पर्यो र भन्ने व्यक्तिहरूले पनि यो फिल्म हेर्नु पर्यो होइन, साँच्चैकै हेर्नु पर्यो। किनकि कुन मान्छेलाई यो रोग हो नि त, कुन बेला कहाँनिर कसरी कुन अवस्थामा कुन परिस्थितिले मान्छेलाई चाहिँ नि यो दलदलमा फसाउँछ र दलदलमा फसिसकेपछि उसले गर्ने क्रियाकलाप, उसले भोग्नुपर्ने समस्या, उसले त्यो एउटा हुन्छ नि यो बेग्लै छ होइन। त्यही भएर त्यो नहोस् भनेर चाहिँ नि उहाँले इन्डियादेखि नेपालमा आएर यसरी एउटा फिल्म लिएर आएर एउटा चेतनाको लागि र नेपाललाई दुर्व्यसन मुक्त बनाउन सकिन्छ अथवा सबैलाई दुर्व्यसन मुक्त बनाउन सकिन्छ भने नेपालमा आउनु भएको छ, नेपाललाई छान्नु भएको छ। म अन्सुल भाइलाई एकदम यो सल्युट र तपाईँलाई पनि है एकदम ल नेपालमा ल्याउनको लागि उहाँ सहर हुनुहुँदो रहेछ होइन, यो उहाँलाई एकदम हार्दिक कृतज्ञ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हलवालाको कुरा आयो, हलवालाहरूले यहाँ हलवालाको झगडा परेको देखिन्छ होइन। एकपटक हलवालाहरू तपाईँ पनि फिल्म मेकर्सहरू हो, हलवालाहरू तपाईँ पनि फिल्म बनाउनुहुन्छ, हलवालाहरू धेरैको हल छ, दिपकराज गिरीको हल छ, कसको हल छ, कसको हल छ, सबैलाई भन्न चाहन्छु यो फिल्मलाई एकपटक यहाँ धाँधली नगरिकन छातीमा हात राखेर एउटा दुर्व्यसन मुक्त समाज, दिपकराज गिरीलाई भने दुर्व्यसन मुक्त समाज निर्माण गर्नको लागि हल, उहाँलाई हल उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू सबै एकजुट भइदिनुहोस्। यस्तो फिल्म कि आफूले बनाउनु पर्यो, तपाईँहरूले इन्डियादेखि आएर फिल्म बनाएर नेपाललाई अलिकति सचेतना फैलाउन खोज्ने एउटा हाम्रो विदेशी नागरिक, हाम्रो चाहिँ एउटा छिमेकी राष्ट्रका एकदम एउटा दिग्गज हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे अन्सुल भाइ, उहाँलाई चाहिँ फिल्म हल चाहियो र उहाँलाई फिल्म हल उपलब्ध गराइदिनु हुनुको लागि म सम्बन्धित निकाय एउटा सानो मान्छे, म त के पनि होइन हेर्नुहोस् होइन, पूर्व दुर्व्यसनी जाँडक्सीले खत्तम बनाएको जिन्दगी थियो, अहिले अलिकति बामे सरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको अवस्था हो र बेवारिसे बेसाराहरू सडकमा धेरै छन्। 95% त्यही जाँडक्सी लागु औषधका कारणले त्यही सडकतिर हत्या हुन्छ, आतङ्क हुन्छ, बलात्कार हुन्छ। मान्छेहरू किन त दुर्व्यसनमा किन फस्छन् मान्छेहरू भन्ने कुरा पनि छ यसमा अस्ति हेर्दाखेरि। र त्यसबाट मुक्त हुने कसरी, यो कुन चङ्गुलले चलाएर सबै चिजहरू यसमा छ। र अब अरू कुरा त के नै भनिदिएर होइन, मलाई त्यति आउँदैन, तैपनि यो फिल्म मिलियन भ्युज होइन, यो मिलियन भ्युज सबैले हेरिदिनुपर्छ। र म त एउटा पूर्व दुर्व्यसनी एउटा रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा बसेको र रिहेबिलिटेसन सेन्टरको सञ्चालक भएको पनि नाताले मसँग आबद्ध भएका सबै रिहाबका भित्र इनहाउस बस्ने सबैलाई म यो फिल्म हेर्नको लागि म आफै गएर हलमा अवश्य पनि लिएर जानेछु। र प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नेपाली, प्रत्येक दाइ, प्रत्येक बाउ, प्रत्येक आमा, प्रत्येक दिदी, प्रत्येक बहिनी, प्रत्येक नागरिकले एकपटक हेर्नुपर्ने सिनेमा अन्सुल भाइले नेपालमा लिएर आइदिनु भएको छ। र यो हेरिसकेपछि चाहिँ नि पक्कै पनि मान्छेलाई यो दुर्व्यसन भने के रहेछ र योबाट हामीले कसरी बच्न सकिँदो रहेछ भन्ने खालको त्यो चेतना आउँछ। असाध्यै सन्देशमूलक छ, असाध्यै सन्देशमूलक छ। र यसमा चाहिँ नि हलवालाहरूले फेरि पनि भन्छु म, र भनौँ न यो सञ्चार क्षेत्रमा पर्छ भनेदेखि एकपटक हाम्रो राज्यका नयाँ जेनजीका युवा भाइहरू सबैजना
विशेष गरी जेनजीका युवा भाइहरू भन्दाखेरि यो लागु औषध दुर्व्यसन सम्बन्धी फिल्म यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, कसरी फसिन्छ, मुक्त कसरी हुने, दुर्व्यसनी भइसकेपछि त्यसले के अपराधिक कामहरू गर्छ, के चाहिँ एउटा अपराधिक मानसिकताहरू दिमागमा आउँछ, त्यो पनि भएको हिसाबले एकपटक जेनजी भाइहरूले पनि हेर्नु पर्यो। विशेष गरी सुदन गुरुङ दाई कि भाइ हो, उहाँले पनि हेरिदिनु होला हैन। र सबैलाई चाहिँ यो फिल्म एकपटक हेर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल, यसै गरी हाम्रो आमा प्रधानमन्त्रीज्यू हैन, यसै गरी जो हुनुहुन्छ, जुन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ हैन, यो चारवटा खिचो खाँदेर चाहिँ त्यो घरमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गराउन लगाउनेहरूले पनि हेरिदिनुहोस्, अनि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्न जानेहरूले पनि हेरिदिनुहोस्। किनकि हाँस्ने कुरा होइन, ठट्टाको कुरा होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि देश बिग्रिया छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि जिन्दगी बिग्रिया छ, रक्सीकै कारणले, दुर्व्यसनकै कारणले गर्दाखेरि घर बिग्रिया छ, परिवार बिग्रिया छ। म त तहस नहस भएको मान्छे भने, म त के पनि होइन, सबै चिज गुमाएको मान्छे, सबै चिज गुमाएर सबै सर्वस्व सिद्धाएर अब होइन यो जिन्दगी नै खतम बनाएको मान्छे। तर एभ्री ब्याड डेज हेज अ गुड एक्सपिरियन्स। हिजोको त्यो दिन मैले नबाचे भएदेखि आजको यो दिन यसरी अन्सुल भाइले यहाँ आएर विनयजीले गर्नुभएको यस्तो भन्दा हेर्नुहोस् त कति खुसी लाग्यो मलाई। यो दिन पनि बाँध्न पाउनु थिएन होला। मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि यो फिल्म हामी सबैजना मिलेर हेरौँ। म त रिकभरिङ नेपाल, प्रत्येक रिहेबिलिटेसन सेन्टर, प्रत्येक रिहाब सञ्चालक, प्रत्येक रिहाबमा बसेका, प्रत्येक रिहाबमा बस्न चाहनेहरू, प्रत्येक रिहाबमा राख्न चाहने परिवारहरू, आफन्त इष्टमित्रहरू सबैले एकपटक आएर हेर्नु भएन भने तपाईँ साँच्चीकै धेरै नराम्रोसँग पछुताउनुहुन्छ। साँच्चीकै मैले त हेरिसकेका भएर भने है, पछुताउनुहुन्छ तपाईँहरू। हामीले हेर्नुपर्दछ किनकि प्रत्येक टाउको प्रत्येक व्यक्ति दुर्व्यसनबाट प्रभावित छ। प्रत्येक व्यक्ति यो फेरि म त खान्न, मेरो परिवारमा खाँदैन, मेरो मामाले खाँदैनन्, मेरो घर परिवारमा छिमेकीमा त्यस्तो नखाने मान्छे पनि छन्, कृष्ण प्रणामीहरू छन्। किन त्यो व्यक्तिले हेर्नु पऱ्यो, तिनीहरू त दुर्व्यसनी नै होइनन् भन्नु होला। मेरो घर अथवा त्यो दुर्व्यसन नगर्ने व्यक्तिको घरको छेउछाउतिरका मान्छेहरू रातभरि रक्सी खाएर झैझगडा गर्दैन, खुकुरी हानाहान गरेर कराएर सुत्नै नदिने पनि परिवार छन्। त्यो किन भइरहेछ होइन भनेपछि प्रत्येक व्यक्ति यो रोगबाट प्रभावित छ। र जसरी अंशुल भाइले फिल्म लिएर आउनु भएको छ असाध्यै सम्मान गर्न योग्य छ। राज्यले एकपटक सम्मान गर्नुपर्छ। राज्यका आधिकारिक व्यक्तिहरू गएर हलमा पाएक पर्ने हलमा सम्बन्धित हलमा गएर एकपटक हेरिदिनुपर्छ। नपचाउनु होला है यो, किनकि हेर्नु भएन भनेदेखि साँच्चीकै त्यो चिज मैले गुमाएछु जुन चिजले मेरो जिन्दगी सपार्न सक्थ्यो। त्यो चिज, त्यो फिल्म हेर्न, त्यो मिलियन भ्युज, त्यो फिल्म हेर्न मैले छुटाइछु, जसको कारणले गर्दाखेरि आज मेरो छोरो दुर्व्यसनी भयो, मेरो छोरीले त्यो अवस्था भोग्नु पर्यो, मेरो बाउ, मेरो आमा, मेरो दाइ, मेरो काका, मेरो आफन्तले आज त्यो अवस्था अथवा म आफैले आज त्यो अवस्था भोग्नु पर्यो। किनकि त्यो फिल्ममा धेरै ठुलो चेतना थियो। त्यो फिल्म हेरिसकेपछि मान्छेको जीवन अलिकति सुध्रिन सक्थ्यो। त्यो हेर्नुपर्ने फिल्म भनेर पछि पछुताउनुभन्दा एकपटक सबैले हेर्नु होला। र मैले फेरि पनि भन्छु, तपाईँको चर्चित मिडियाको माध्यमबाटै प्रत्येक रिहेबिलिटेसन सेन्टर हाम्रो नेपाल अधिराज्यमा धेरै छन् र काठमाडौँ उपत्यकामै 33वटा भन्दा बढी त मय आबद्ध भएका रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरू छन्। हामी सबै रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरूको छाता सङ्गठन रिकभरिङ नेपाल भन्ने छ र रिकभरिङ नेपालका विष्णु शर्मा आज अहिले म पनि आउँछु भाइ, यो राम्रो चिज हो, म फेरि आउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँ विशेष कारणले उपस्थित हुन पाउनु भएन। हामी सबैजनाको छलफल भइसकेका छ। प्रत्येक रिहाबमा बस्ने अथवा प्रत्येक रिहाबमा बस्न चाहने र प्रत्येक रिहाबमा बसेर पनि बाहिर बसिरहेका सबै व्यक्तिहरू, चाहे त्यो महिला होस् चाहे त्यो पुरुष होस्, र प्रत्येकका परिवारहरू र यो दुर्व्यसनमा नफसिसकेका र थाहा भएका व्यक्तिहरूले पनि प्रत्येक नागरिकले एकपटक हेर्नुपर्ने फिल्म बनाएको छ। र धेरै धेरै धन्यवाद यो फिल्मलाई नेपालमा ल्याइदिनु भएकोमा। र विशेष गरी अंशुल भाइलाई म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि साँच्चीकै ठुलो एउटा जोस, हिम्मत, आँट र एउटा अपेक्षा, अनि त्यसपछि एउटा ठुलो विश्वास, आत्मविश्वास लिएर नेपाल आउनु भएको छ। असाध्यै राम्रो बनिएको छ होइन। यो चिजलाई हामी नेपालीहरूले, प्रत्येक नेपालीहरूले एकपटक हेरिदिएर हेर्नु चाहिँ पर्छ। हेर्नु भएन भने हेर्नुहोस्, हेर्नेले हेर्छन्, नहेर्ने साँच्चीकै पछुताउँछन् भन्ने खालको कुरा हो। हलमा आउने आउँछन्, नआउने पछुताउँछन् है। एकपटक हेर्नु होला। र मेरो कामको बारेमा उहाँले जसरी भनिदिनु भयो नि, नेपालका राज्य सरकारले, नेपालका कोही नागरिकले, नेपालका कोही व्यक्तिले, नेपालका कोही उच्च पदस्थ अधिकारीले भनिदिनु पर्ने कुरा कोही न कोही एउटा इन्डियाबाट नेपालमा आएर कमसेकम बुझ्दिने मान्छे त रहेछ। म किन बेबारिसी भएँ, म किन बेसारा भएँ, म किन घरमा आइसोलेसनमा बसेँ, 3 वर्षसम्म अँध्यारो कोठामा किन बस्नु पर्यो? कारण थियो त्यही रक्सी, कारण थियो त्यही दुर्व्यसन, कारण थियो त्यही त्यो चिजबाट मुक्त हुनको लागि आज धेरै व्यक्तिहरू कतिले भन्न सक्नु भएको छैन। कतिले म यो रोगबाट, यो दुर्व्यसनबाट मुक्त हुन चाहन्छु भन्न सक्नु भएको छैन। तर सबैले इच्छा छ। यदि त्यो इच्छा मुक्त हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँको परिवारमा कसैलाई मुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ, लागु औषध जाँड रक्सीबाट पर राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि
भन्न सक्नु भएको छैन क्या, भन्दै हिँड्ने कुरा नै भएन, टिभीमा बोल्ने कुरा नै भएन, गाउँ गाउँमा आफन्त इष्टमित्रसँग फलाक्दै चोकामा बसेर भाषण गर्ने कुरा नै भएन, मेरो पहिले खान्छ मेरो भन्ने कुरा भएन। त्यही भएर यो फिल्म एकपटक तपाईँले हेरिदिनु भयो भनेदेखि साँच्चीकै यसले तपाईँलाई, आफैलाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो टोललाई सबैलाई राम्रो गराउनको लागि साँच्चीकै ठुलो प्रेरणा गर्छ। राज्यले बनाउनु पर्ने चिज, राज्यले दिनुपर्ने चेतना, ठुला मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले दिनुपर्ने चेतना आज एउटा इन्डियाको एकजना प्रोड्युसर, एकजना हाम्रो अन्सुर भाइले लिएर नेपाल आइदिनु भएको छ। उहाँलाई साँच्चीकै सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँलाई साँच्चीकै सबैले मान र मर्यादा गरेर उहाँको फिल्म हेरिदिनुपर्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्ते। नमस्ते नेपाल, कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी, आपने अपना टाइम निकाला और यहाँ पर आए आप आज। स्पेशल थैंक्स टू RR फिल्म्स, श्री कृष्णा फिल्म्स, केदार जी, पुष्कर जी, विनय जी, एंड माय टीम आउटपुट मीडिया, माय डायरेक्टर अंशुल सिन्हा, थैंक यू सो मच। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आप सभी की वजह से। एंड अगेन माय ब्यूटीफुल मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड yes, if I talk about million views, my film, this is my debut film, and it is releasing on 19th of December. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। मैं न्यू कमर हूँ, दिस इज़ माई डेब्यू फिल्म, एज यू ऑल नो दैट। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नई लड़की है, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, हम ये फिल्म लेकर आ रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी से हमने ये फिल्म बनाई है, एक पर्पस के साथ हम ये फिल्म को लेकर आ रहे हैं। मिलियन व्यूज़, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, जब मैंने इसका ऑडिशन दिया था, जब मैंने स्क्रिप्ट रीड की थी, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से भी कनेक्ट हो रही है, ये स्टोरी मेरे घर में भी कनेक्ट हो रही है और मेरे आसपास के लोगों से भी कनेक्ट हो रही है। और मुझे वो पेन फील हो रहा था कि यार एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझ पर ऐसे टॉपिक पे फिल्म करना, बट मुझे लगा एज एन आर्टिस्ट एंड एज एन एजुकेटेड पर्सन, अगर इस फिल्म से एक आर्टिस्टिक वे से अगर हम समाज में बदलाव ला सकते हैं, आई शुड डेफिनेटली गो अहेड विद दिस फिल्म। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, they were like, you should definitely go ahead with this film, and this will create an impact all over the world, not just India, not just Nepal. This film is for entire world, people who are going through so much in their life. बहुत सारे लोग जो एडिक्शन में फंस चुके हैं, और अगर आप नंबर्स देखने जाओगे, if you Google the numbers, you are going to be in shock. जो पोर्नोग्राफी का नंबर आप देखोगे, 5 to 6 hour people are watching porn in a day. डिफरेंट लेवल्स हो गए एडिक्ट्स के, और जो 7th लेवल पे, वो तो इंसान अंदर से मर चुका है, ही इज हेल्पलेस, उसके पास कोई है ही नहीं बचा इंसान बात करने के लिए, ना उसको समझने के लिए। और इस सिनेमा के माध्यम से हम उन इंसानों की हेल्प करना चाहते हैं। और मैं अपने आसपास भी देखती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो एडिक्शन में घुसे हुए हैं। और अगर यंगस्टर्स की बात करें तो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है यंगस्टर्स में भी, रैंडमली 16-17 साल, 15-15 साल के बच्चे दारू सिगरेट पी रहे हैं, वेप पूरा टाइम चलते रहता है, नया ट्रेंड में आ चुका है वेप, बस पॉकेट से निकाला, फू किया और बस डोपामाइन शॉट मिल रहा है उनको, रियलिटी से एस्केप हो रहे हैं। एज ए यंग जनरेशन क्या होता है, जब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, बहुत सारे न्यू इमोशंस आते हैं आपकी लाइफ में, तो जो ग्रोइंग एज होता है वो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, लोग पॉवर्टी से जाते हैं, लोग करप्शन से जाते हैं, और उनको समझने के लिए कोई होता नहीं है। और अगर हम घर पे भी बात करते हैं तो बहुत से बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स हमको समझने की बजाय हमें जज करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, अगर कोई ऐसा बोल दे, अरे
मैं अगर या फिर किसी ने देख लिया कि पॉर्न देख रहा है तो लोग जज करने लग जाएंगे, अरे भाई क्या पॉर्न देख रहा है तू। और इतना टाइम स्क्रीन का बढ़ चुका है लोगों का, तो इस सिनेमा के माध्यम से हम उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। और सुसाइड रेट्स इतने बढ़ गए हैं, मेंटली लोग इतना इनटेक कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें इनटेक कर रहे हैं लोग, और मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि यार हमें लोग जज करेंगे, या फिर डर जाते हैं लोग। उस बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि वो मेंटली इल है, वो इंटरनली उनको समझ नहीं पा रहे वो कि बहुत सारी चीज़ों से वो गुजर रहे हैं और बात नहीं करना चाह रहे। और अगर हम बाहर जाके देखें भी तो देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ मेंटल हेल्थ। जैसे कि विनय सर है आज यहाँ, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर का, और ऐसे लेकिन काफ़ी कम लोग हैं। तो इस फिल्म के माध्यम से हम आप सभी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ हीलिंग फॉर यू ऑल। इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट गाइज, इट्स गोइंग टू बी अ प्योर हीलिंग फॉर यू ऑल, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव दिस फिल्म, and it is going to give you that it's going to create an impact in the society, and you will all love it. And as a newcomer, I have taken a decision to do this film and to create an impact in the society, and I want you your support that this film should reach to entire Nepal and help all the people in the entire country. So guys, please go and watch our film Million Views, because this is not just a film guys. And once again I would like to thank each one of you for being here. And बहुत सुनने में आ रहा है कि न्यू कमर है, क्या फिल्म चलेगी यार इसकी। आप लोगों को ट्रेलर देखकर लगा कि फिल्म नहीं चलेगी? लग रहा है आप लोगों को ऐसा? मैंने बहुत मेहनत की है शिवानी कैरेक्टर के लिए, अपनी जी जान लगा दी इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए, बहुत ही मेहनत की है मैंने। मैं इसके अंदर शिवा एलिमेंट प्ले कर रही हूँ, शिव जी का एलिमेंट प्ले कर रही हूँ मैं इस फिल्म के अंदर। मैंने 40 डेज की गायत्री साधना की है इस रोल के लिए। मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने सब कुछ किया है, फिटनेस से लेकर, गायत्री साधना से लेकर, स्टडी से लेकर, फिल्म्स देखने से लेकर, सब कुछ किया है। एंड ऑल्सो अ स्पेशल थैंक्स टू माई एंटायर टीम ऑफ मिलियन व्यूज हु हैज बिलीव्ड ऑन मी। वो चाहते तो ले सकते थे किसी भी बड़ी एक्ट्रेस को, और मैंने ये फिल्म कमाई है। मैंने ऑडिशंस दिए हैं, मेरे 3 राउंड हुए थे ऑडिशंस के, और मैं बहुत कुछ सीख कर आ रही हूँ। मैं थिएटर आर्टिस्ट थी, अभी भी मैं करती हूँ थिएटर, और इस फिल्म को मैंने कमाया है और पूरी शिद्दत के साथ मैंने इस रोल को निभाया है। मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ इस रोल को निभाया है। और अब बारी है आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है। आप लोग इस सिनेमा को अगर लेकर जाओगे, अगर आप लोग इस सिनेमा को अगर लेकर जाओगे तो आप पूरे कंट्री को हील कर सकते हो। हम ये नहीं बोल रहे कि सारे सॉल्यूशंस दे देगी ये फिल्म, लेकिन ये फिल्म से आप बहुत कुछ इनटेक कर सकते हो। आपको इतना कनेक्टिंग फील होगा जब भी आप ये फिल्म देखोगे। हम लोगों ने 18 एडिक्ट्स के बारे में बात किया है इस फिल्म के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 18 एडिक्ट्स जो लाइफ में बहुत चीज़ों से लोग जाते हैं। तो हमने डिफरेंट 18 एडिक्ट्स के बारे में बात किया है इस फिल्म के अंदर। और एक छोटा सा सिनॉप्सिस देना चाहूँगी मैं इस फिल्म का आप सभी लोगों को। तो एक लड़की है जिसका नाम है शिवानी सिंह। वो एक वेबसाइट में फंस चुकी है और उसको चैलेंज दिया गया है, गो गेट 1 मिलियन व्यूज इन 90 मिनट्स। एंड इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। और उसके सामने इतने ब्रूटल लोग आ रहे हैं, 7th लेवल एडिक्ट्स आ रहे हैं। सो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो स्ट्रिप करे या तो उससे लड़े। सो व्हाट डू यू थिंक, शी विल स्ट्रिप और शी विल फाइट? Okay, that you will get to know once you watch the film, guys. So yes, this is going to be an absolutely amazing film, guys. So please go and watch.
and I would also like to tell you that मैं बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ, जैसे मेरी फिल्म में भी बताया गया, she gets trapped, and as we also talk about porn, इतनी सारी लड़कियाँ किडनैप होती है। मैं एक जगह गई थी मुंबई में, जहाँ पे मैंने देखा कि जो भी एक रिहैब सेंटर था, वहाँ पे वो जो लड़कियाँ होती है जिनको बेचा जाता है, फैमिली वाले बेच देते हैं, कुछ चंद पैसों के लिए उनको बेच दिया जाता है, उनके साथ रेप होता है। और उनको देखकर सर इतना इमोशनल फील हो रहा था, ऐसे लग रहा था इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इस सिनेमा के माध्यम से शायद हम उन लड़कियों को बचा पाए, क्योंकि छोटी छोटी लड़कियां सर 16-17 साल की लड़कियां थी वहाँ, उनके हाथ पे पूरे मार्क्स थे, पूरे बॉडी पे मार्क्स थे। तो हम इस सिनेमा के माध्यम से उन सारी लड़कियों को बचाना चाहते हैं। सो गाइज प्लीज सपोर्ट आवर फिल्म, go and watch million views on 19th of December, and you are going to love this film. And once again I would like to thank each one of you, and again I would like to thank RR Films, Shri Krishna Films, Kedar ji, Pushkar ji। आप लोगों के बिना, और नेपाल के बारे में क्या बोलूँ, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंट्री गाइज। आई मीन इतना वार्मथ है इस कंट्री में, एंड इतना अच्छा कल्चर, इतने रिस्पेक्टफुल लोग हैं यहाँ पर। और मैं अभी आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग नेपाल काफ़ी। अभी मैं पशुपतिनाथ गई थी परसों, इतना सुंदर मंदिर है यहाँ, और शिव जी के दर्शन लेकर आए हैं हम। एंड डायलॉग ओके, हाँ मेरी माँ बासारू औरत है और मुझे गर्व है अपनी माँ पर। क्यों? क्योंकि उसमें हिम्मत थी सुनने की। जब समाज आपको तोड़ देता है ना, तब आपकी सुनने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मैं सुनूंगी आप सभी लोगों की समस्याओं को। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी ताकत है जिसने आज पूरे समाज को नपुंसक बना दिया है। फैसला आप लोगों का है। आप बोलना चाहते हैं या फिर इसी एडिक्शन में अपनी पूरी जिंदगी और समाज को बर्बाद कर देना चाहते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। नेपाली सिनेमा मैंने देखी सर, मैंने रिसेंटली अभी प्राण मूवी देखी, मांगने राजा देखी, जेरी ऑन टॉप देखी, और बलिदान भी देखी। ये सारी फिल्में देखी, और सर नेपाली फिल्म मेरे को बहुत अच्छी लगी। प्राण का मेरे को सिनेमाटोग्राफी एक्सीलेंट लगा, उसका फ्रेमिंग, उसका शॉट डिवीजन, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कास्टिंग, जो प्रोडक्शन डिजाइन बोलते हैं ना, उसकी वैल्यू दिन बर दिन नेपाल की बढ़ती जा रही है। और एक और अच्छी चीज जो नेपाल की सिनेमा की वो है, वो अब इंटरनेशनल भी जा रही है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा कि फिल्म ऑस्ट्रेलिया भी जा रही है, न्यूजीलैंड भी रिलीज हो रही है, यूके भी रिलीज हो रही है। तो एक बहुत अच्छा फ्यूचर है सर नेपाली सिनेमा का। नेपाली सिनेमा का आर्टिस्ट कोई आपको मालूम है? सर मेरे को जो प्राण के जो सुपरस्टार जो हीरो थे, जिन्होंने वो बूढ़े पिताजी का रोल किया, तो मेरे को वो बहुत टच किया। मेरे को समीर भट्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं, अनमोल केसी भी अच्छे लगते हैं, और हीरोइन में आंचल शर्मा भी अच्छी लगती है। तो ये सारे आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में मैं अभी रेगुलरली देख रहा हूँ, मैंने सुना है और उनकी कहानी भी देखी है सर, फिल्में भी देखी है। जस्तो नेपाली फिल्म बजार एकदमै सानो छ हैन, बहुत छोटा है नेपाली बाजार जी। इतना बड़ा बॉलीवुड का जी बॉलीवुड को त्यति ठुलो बजार छोडेर तपाईँ यति सानो बजार किन रोज्नु भयो? एक अर्को कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो डिसेम्बर 19 मा लाग्दैछ नेपालमा, यो नेपाल मात्रै रिलिज हो, वर्ल्ड वाइड रिलिज हुन्छ कि हुँदैन, इन्डियामा रिलिज हुन्छ कि हुँदैन, यो विषय? इसका एक जवाब मैं शायरी से देना चाहूंगा सर। शायरी ये है
क्यों तड़पते हो बेवफा हसीनाओं के लिए, क्यों तड़पते हो बेवफा हसीनाओं के लिए, 2 गज कफन हासिल नहीं होगा दफनाने के लिए, 2 गज कफन हासिल नहीं होगा दफनाने के लिए। अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीनाएं भी उतार देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीनाएं भी उतार देगी दुपट्टा कफन के लिए। तो सर आपका प्रश्न का जवाब ये है, हमने बाजार नहीं देखा सर, हमने मार्केट नहीं देखा, ना हमने बिजनेस देखा सर, हमने देखी तो वो विजन देखी कि ये फिल्म क्या लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा सकती है या नहीं। ये प्रश्न हमने पूछा अपने आप से। हमने ये प्रश्न नहीं पूछा सर नेपाल का मार्केट छोटा है या बड़ा है, इंडिया का मार्केट छोटा है या बड़ा है, वो तो बहुत छोटी सोच हो गई सर। अगर हम बिजनेस को सोच के सिनेमा बनाएंगे तो हम में और आम आदमी में क्या फर्क हो गया सर। हम आज आर्टिस्ट, इसलिए भगवान ने हमको कलाकार क्यों बनाया, भगवान एक कलाकार को क्यों चुनता है, क्यों? क्योंकि कलाकार में एक ताकत होती है कि वो लाखों करोड़ों लोगों की आवाज बन सकता है सर। तो ये चीज है सर, ये थॉट प्रोसेस है। और मैं रिस्पेक्टफुली से कहना चाहूंगा सर, ये हमने बाजार को सोच के नहीं, हमने लोगों को सोच के। तो सर ये एक्चुअली में फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन जनजी की वजह से हमारी डेट पुश हो गई। तो जैसे ही हमारी फिल्म यहाँ पे रिलीज होगी उसके बाद हम लोग विदिन 1 और 2 मंथ इस फिल्म को इंडिया में रिलीज करेंगे। अभी मैम ये फिल्म हमने हिंदी लैंग्वेज में बनाई है, और अगर आगे हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है तो भी इंडिया में भी हम इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज करेंगे। तो आपने अभी जो नेपाल में रिलीज करने के 2 महीने अथवा 3 महीने के बाद उधर इंडिया में रिलीज करने को बोला है, तो ऐसा क्यों किया? अभी फिर आपने पहले बोल चुका है मैंने बाजार नहीं देखा जी, मैंने इंसानियत के हिसाब से देखा है बोला, मगर आपने अपना देश क्यों छोड़ा? अपना बिजनेस तो है ना, कोई भी आदमी बचने के लिए कुछ तो चाहिए, तो नेपाल क्यों चुना है? क्योंकि सर बॉलीवुड में तो इंडिया बाजार, हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढ रहे थे सर, तो हमें रैंडमली नालंदा मूवीज के बारे में पता चला, और नालंदा मूवीज के लिए हमने स्पेशल स्क्रीनिंग की, और उन्होंने कहा कि नेपाल में एक डिस्ट्रीब्यूटर रेडी है, एक व्यक्ति रेडी है जो इस सिनेमा को रिलीज कर सकता है। तो हमें वो पहली अपॉर्चुनिटी मिली सर। तो जैसे ही हमें वो पहला मौका मिला, हमने उसको ग्रैब किया और हम लोग फिर नेपाल आ गए। मगर आपका जो बड़ा बाजार है ना उधर, जी सर, तो नेपाल में छोड़ किया, अभी डिजिटल का जमाना है, तो पायरेट हो सकता है, आपका मूवी आपका जो मुल्क में प्रदर्शन होने से पहले पायरेट हो गया, कुछ हो गया तो आपको नुकसान हो सकता है ना। अब वो तो सर भगवान के हाथ में, और अगर जो पायरेसी करेगा तो उसका तो अगर मन चोर होगा तो उसको भगवान बताएगा। उसके लिए तो अब अपन कितनों को रोकेंगे सर, कहाँ जाकर रोकेंगे लोगों को पायरेसी रोकेंगे, वो तो अब ऊपर वाले के हाथ में सर। और अगर ऊपर वाले ने हमें यहाँ तक लेकर आया है तो वो ही इसके आगे भी हमें लेकर जाएगा। आप हमारा पोस्टर देख रहे हैं सर, हमारे साथ शंकर भगवान खड़े हुए, और ये ताकत हमारे साथ खड़ी हुई है सर। ये ताकत के बिना हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। 1 मिनट सर, एक क्वेश्चन पूछ जी जी सोशल अवेयरनेस के लिए जी, मतलब हीरोइन को आपने ऐसे ही खिलाया, कुछ पे भी किया? नहीं, इसको पे किया है सर। भाई सिद्धि बोल। नहीं, इसको अच्छा रेवेन्यू, बहुत ज्यादा खुश है। इससे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी और इससे अच्छा डेब्यू मुझे नहीं लगता मुझे मिल सकता था। इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पोर्ट्रे करने का चांस मुझे मिला, और आउटपुट मीडिया इज वेरी वेरी प्रोफेशनल with their artist and with the management, and I could not ask for much. So yes. So sorry sir, that is very confidential. I cannot reveal. But yes, we have done everything in a professional way. Contract sign हो गए, सारी चीजें हुई है. So yeah. जी सर, बजट बोल रहे हैं। बजट इसका लगभग 3 करोड़ के आसपास है जी सर। हाँ, तो हम ये एक ब्रोशर लाए हैं सर, जिसमें पूरा हमारी फिल्म के बारे में है। ये सिर्फ मीडिया के लिए लाए हैं, तो इस ब्रोशर में हमारी पूरी जानकारी है।
ये अभी हम लोग आपको देंगे। और डायरी एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं, एक छोटी सी भेंट हम लोग इंडिया से आपके लिए लेकर आए हैं, एक छोटा सा डायरी और एक छोटा सा पेन है, वो प्लीज आप स्वीकार करें।